हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 है, साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, एक इसका बीच का जो पार्ट था वो ऑलरेडी हमने पब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, 5 मिनट्स के आसपास का जो है कंसेप्ट्स वो ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बता दिया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एटम्स। देखो बच्चों, एटम्स एक वो क्या नाम पदार्थ है आपका, वो मैटर होगा जो कि जिससे ज़्यादा उसको छोटा नहीं कर सकते आप। सपोज़ कि एक चीज़ इतनी बड़ी है आपके पास, फिर आपने उसको स्मॉल किया, डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया एंड सो ऑन। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ऐसी क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास जिसको आप दोबारा डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा ना आपका, वो हमारा एटम होता है, जिसको हम हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं। क्लियर है? We shall get smaller and smaller particles. ठीक है, ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible. ठीक है, जिसके बाद उसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं हम पार्टिकल। ठीक है, पदार्थ, मैटर बोलते हैं उसको। एटम बोलेंगे जो सबसे छोटा पार्टिकल को, सबसे छोटा। ठीक है, जस्ट आपका डॉट जो आप लगाते हो उससे भी छोटा। क्लियर है? तो डेमोक्रेटिस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम, मीनिंग इंडिविजिबल, मतलब उसको ऐसा पार्टिकल जो कि उसको डिवाइड नहीं कर पाए, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको हम एटम बोलेंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड नेचुरली। मतलब 18th सेंचुरी के अंदर हमें पता लगा उसके एंड में कि जो एलिमेंट्स हैं वो अलग चीज़ होते हैं, कंपाउंड्स अलग होते हैं, एटम्स अलग होते हैं। ठीक है, एटम्स को मिला के एलिमेंट बनता है, एलिमेंट्स के अंदर दो तीन तीन एलिमेंट्स मिला देंगे तो हमारे कंपाउंड्स बन जाएंगे नेचुरली। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ क्या कहता है। ठीक है, अब उसमें क्या, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर आपने एक्स और वाई दो कंपोनेंट लिए, चाहे वो कंपोनेंट कोई भी हो, सल्फर कॉपर सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर हो, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड और सोडियम क्लोराइड। अब देखो आपने, हमने क्या किया, एक कॉनिकल बीकर के अंदर हमने क्या लिया, एक यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, सपोज यहाँ पे एक्स है और ये सॉल्यूशन के अंदर हमारा वाई है। आगे से हमने क्या किया, इसको कॉक से बंद कर दिया, थ्रेड से। अगर हम क्या, देखो अब इसको अगर आप क्या करोगे, टिल्ट करोगे। ठीक है, जैसे इसको इसके अंदर टिल्ट करेंगे तब क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद जो इसका मास था, टोटल मास, वो चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, इज देयर इज अ चेंज इन मास व्हेन द केमिकल चेंजेस। ठीक है, जब दोनों मिक्सचर एक दूसरे में मिक्स होंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अब केमिकल रिएक्शन होने से उनका मास चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें देखना है। क्लियर है? तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये कह रहे हैं कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, पहला लॉ हमारा ये कहता है। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन मतलब एक रेशियो के अंदर ही हमारी चीज़ें जो केमिकल्स के अंदर या कंपाउंड्स के अंदर मिलती हैं हमें। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। अब देखो, अब वाटर जो होता है H2O हमारा, आप कहीं से भी ले लो, आप सी, रिवर, पॉन्ड, रेन, कहीं से भी आपको हमेशा H2O ही मिलेगा। ठीक है, इन अ कंपाउंड सच वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8 का यही रेशियो हमें ऑलवेज मिलेगा। Thus 9 gram of water is decomposed 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and oxygen are always present in the ratio of 14:3। 14:3 के अंदर आपको मिलेगा हमेशा। क्लियर है? दिस लीड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट क्यों है? क्योंकि ये फिक्स होता है। ठीक है, दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय
In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. मतलब definite proportion by mass उसका हर जगह क्या हो जाएगा, वो फिक्स होगा आपका। क्लियर है? उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है? चलो, which was still when just a philosophy, he took the name atom as given the Greek and said that the smallest particle of the matter are atoms. smallest particle कौन सा होगा हमारा, एटम होगा, मैटर का जो होता है। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, डाल्टन्स ने फर्स्ट टाइम हमारे क्या था, इसके लिए थ्योरी दी थी। ठीक है, अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि ये पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसको आप रट लेना, समझ लेना और याद कर लेना। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल। टिनी पार्टिकल मतलब हर एटम, हर मैटर किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से। स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और वही जो पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वो उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक टाइप के एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सेम प्रॉपर्टी के होंगे, सेम केमिकल रिएक्शंस के होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन दो अलग अलग मैटर से आपने अगर एलिमेंट्स लिए तो वो डिफरेंट होंगे। क्लियर? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल द होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्या थे, 6 पॉइंट्स क्या थे हमारे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ एटम। अब एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है मैटर का, उसको हम एटम बोलते हैं। सपोज अगर आपने एक वॉल बनाई, फिर 2 वॉल बनाई और आपने एक रूम बना दिया, फिर हर एक रूम से जोड़ जोड़ के आपने एक बिल्डिंग बना दी, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पूरी बिल्डिंग के अंदर या रूम के अंदर था वो क्या था, एक ब्रिक। एक जो ब्रिक होती है, जो एक ईंट होती है, वही आपका लगा लो इस सेंस के अंदर एटम है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैटर होता है, कितना ही बड़ा मैटर हो, ठीक है, उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो हमारा एटम होता है। क्लियर है? अब एटम कितना बड़ा हो सकता है, उसकी रेडियस कितनी है, ये हमारा देखो न्यूमेरिकल हमें पता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, ये उसका क्या है, रेडियस होगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एनएम होता है हमारा नैनोमीटर। इसको आप याद कर लो, नोट करते रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप मेक श्योर करें, या तो आप बुक लेके बैठे हैं तो जो ऑलरेडी मैंने मार्क किए उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, और एक रफ नोटबुक में इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करते रहें। ठीक है, सो दैट कि आपको जब रिवाइज करो तो टाइम कम वेस्ट हो और आपको इफ़ेक्टिव स्टडी मिले। क्लियर है? अभी देखते हैं, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका 10⁻⁻10 होता है। वाटर जो मॉलिक्यूल होता है उसका 10⁻⁹। हीमोग्लोबिन जो होता है 10⁻⁸। ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁴। आंट 10⁻³ एंड एप्पल 10⁻⁻1। अभी देखो ये इस पिक्चर के अंदर क्या, बहुत सारे एटम्स को रखा गया है, मिलियंस ऑफ एटम्स को रखा गया, तब जाके जो हमें ये जो स्प्रेडशीट मिल रही है, इसकी जो थिकनेस होगी ना, आपका A4 साइज जो पेपर होता है, आपकी जो बुक का जो पेपर है उसके थिकनेस जितना, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, आप सोच सकते हो कि जो एटम होता है वो कितना छोटा होगा, कितना माइन्यूट होगा। ठीक है, नेकेड आई से तो दिखेगा भी नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं कि मॉडर्न सिंबल्स हैं हमारे पास, हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, सिंबल है हर एक एलिमेंट के लिए। हाइड्रोजन के लिए सिंबल हमारा ये रहा, फॉस्फोरस के लिए ये है, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, प्लैटिनम, लेड, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, सब के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिंबल्स हैं, अगर आप ये लिख देते हो तो ये ऑलरेडी क्या सिंबल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सारे याद नहीं होते तो आपको एटलीस्ट ये जितने हैं ये तो याद करने ही पड़ेंगे। ये जो 12 हैं, 12 जो हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये मेन है। क्लियर? अब बात करते हैं कि एक जो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, आयोपैक।
ठीक है। ये क्या करती है, इसका काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नेम देना, सिंबल्स और यूनिट्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी कंट्री एक दूसरे से इसको कन्फ्लिक्ट ना करे या कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसलिए क्या कर रखा है, आईपैक के अंदर हम हर एलिमेंट को उसका सिंबल देते हैं, उसका नेम देते हैं, उसकी यूनिट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को हम H बोलते हैं, एल्युमिनियम को Al बोलते हैं, नॉट Al, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, सेकेंड वाला स्मॉल लेटर होगा। कोबाल्ट CO नॉट CO, ठीक है। तो ऐसे जिंक Zn, तो ये क्या है हमारा नोमेनक्लेचर करते हैं आईपैक, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए। अब देखो बच्चों एटॉमिक, जैसे यहाँ पे देखो ये टेबल है, ठीक है, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे एल्युमिनियम का Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमाइन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन का सिंपल C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO एंड सो ऑन। ये सारे के सारे एलिमेंट्स के क्या है हमारे पास सिंबल्स हैं। कुछ तो हमने उनके जो इंग्लिश नेम है उससे लिए हैं, कुछ उसका ग्रीक या जर्मन जो वर्ड्स थे वहाँ से भी हमने लिए हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो लैटिन वर्ड्स होते हैं, वहाँ से भी हम उसका सिंबल ले लेते हैं। क्लियर है। जर्मन और ग्रीक, फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल देखो Fe है, ठीक है, आयरन का सिंबल Fe है, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। सोडियम का Na फ्रॉम इट्स नेट्रम। तो इसी तरीके से हम क्या होते हैं ग्रीक और उनके जो लैटिन वर्ड्स हैं वहाँ से भी उनको लेते हैं, बट वो क्या है ऑलरेडी फिक्स्ड है। क्लियर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। अब बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वॉज दैट द एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट के अंदर the theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of atom. Since determining the mass of individual atom was relatively difficult task, एक एक का करना difficult था, relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and compound formed, ठीक है, वहाँ से हम उसको easily निकाल सकते हैं atomic mass। क्लियर है। तो कैसे हुआ ये सब चीज़ें देखो, इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंड विद 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है। चलिए, असाइन कार्बन एंड एटॉमिक 1.0 म्यू एंड ऑक्सीजन एट एटॉमिक मास ऑफ 1.33, ये स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है। कार्बन एटॉमिक मास क्या होगा हमारा 1.0 म्यू एंड जो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होगा वो 1.33 म्यू। क्लियर है। द होल नंबर और नियर टू विच होल नंबर एज पॉसिबल, मतलब हम होल नंबर अगर हमें मिल जाता है तो वो सबसे ईजी रहेगा। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट इनिशियली लुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट, ठीक है, इसको यूनिट माना 1/16 को। दिस वॉज कंसिडर रेलिवेंट ड्यू टू द 2 रीज़न, 2 रीज़न थे इसके पीछे। ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड, ठीक है, बहुत सबके साथ ऑलमोस्ट रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन। दिस एटॉमिक मास गिव मासेज ऑफ मास मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर के साथ में वो वैल्यू भी देता है, जो कि ईजी होता है हमारे लिए। क्लियर है। वन एटॉमिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट मास इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ C12। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो आज के चैप्टर में हम यहाँ तक बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि इससे जो आगे वाला जो चैप्टर है हमारा, इससे आगे वाला जो पार्ट था हमारा जिसमें हमने बताया था व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स, ये ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है। मॉलिक्यूल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, क्लियर है, क्या क्या उसकी एटॉमिसिटी होती है, आयंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इससे आगे वाला जो चीज़ें बच गई हैं, राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब तक ये आपको दूसरा लेक्चर नहीं मिलता तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक ऑलरेडी हमारा हो चुका है, आयंस से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।